नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित झीरम घाटी मामले को लेकर एक बार फिर प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है। हमले की जांच के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यायिक जांच आयोग में नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। वहीं बीजेपी इस पूरे मामले पर सरकार को घेरना शुरू कर चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। अब ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या रिपोर्ट में किसी को बचाने की कोशिश हुई है? क्या जांच आयोग को रिपोर्ट सरकार को देनी चाहिए थी? झीरम की जांच रिपोर्ट अधूरी तो नहीं सौंपी गई, यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सरकार ने नया आयोग बनाकर संवैधानिक परंपरा को तो नहीं तोड़ दिया? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। झीरम घाटी हमले की जांच के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यायिक जांच आयोग में नया अध्यक्ष बना दिया है। इस आयोग में 2 सदस्यों को रखा गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश के अग्निहोत्री को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी, जिसके बाद इस मुद्दे पर प्रदेश की सियासत फिर से गर्माने लगी है। झीरम वाले मामले में मैं आप सबसे पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि जून महीने में जब मेरे पास फाइल आई थी तब मैंने उसे अंतिम अवसर दिया था और उसके बाद सितंबर में उसका कार्यकाल समाप्त हो गया था। दूसरी बात, जब सितंबर में फाइल आई सचिव आयोग की तरफ से, उसमें कहा कि जांच पूरी नहीं हुई है। चूंकि जस्टिस मिश्रा जी का स्थानांतरण चीफ जस्टिस के रूप में आंध्र प्रदेश हो गया है, तो इसलिए 2 सदस्य उस आयोग में नियुक्त किए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को ही कहा था कि आयोग का कार्यकाल पूरा हो चुका था, रिपोर्ट अभी अधूरी है। ऐसे में उस पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा। बहुत जल्दी ही इसका फैसला हो जाएगा। अब इस बड़े फैसले के बाद बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। बड़ा हास्यास्पद है कि जिस झीरम के लिए एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया था प्रशांत मिश्रा जी के नेतृत्व में, वो आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है और उस रिपोर्ट को विवादित करके 3-4 दिनों के अंदर में एक नए जांच आयोग का गठन किया जाता है। इस बात को स्पष्ट प्रतीत करता है कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं कांग्रेस खड़ी हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को यह आशंका है कि इसका खुलासा यदि सही तरीके से सामने आ गया तो कांग्रेस कटघरे में नजर आएगी। इस जांच रिपोर्ट का इंतजार 8 साल से हो रहा था और जब रिपोर्ट आई तो इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। जांच आयोग ने राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी तो प्रदेश के कांग्रेस सरकार ने इस पर ऐतराज जता दिया। सरकार का आरोप था कि परंपरा से हटकर रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी गई। इसका मतलब इस जांच में किसी को बचाने की कोशिश हुई है। कांग्रेस का झीरम घाटी की जांच पर खासा फोकस इसलिए भी रहा है क्योंकि जब 25 मई 2013 को सुकमा की झीरम घाटी में नक्सलियों ने घात लगाकर भीषण हमला किया था, उस वक्त प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। टीम न्यूज़ स्टेट। तो मसला बेहद गंभीर है। कई महत्वपूर्ण ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने होंगे। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र वर्मा जी जुड़ चुके हैं, पूर्व मुख्य सचिव हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, शुरुआत आप ही से आज करते हैं। क्या अब कांग्रेस की मंशा पूरी हो गई? नए जांच आयोग का गठन हुआ, अब जांच कांग्रेस जैसा चाहती थी वैसा होगी? से न केवल पीड़ित परिवार बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता ये जानना चाहती है कि जो झीरम घाटी के शहीद हैं उनके पीछे किसका षड्यंत्र है। जो जांच कमेटी 28 मई 2013 को तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा जो बैठाई गई थी, दीपेश जी, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। इस जांच का जो संदर्भ था सुरक्षा में चूक के कारणों को जांचने के लिए था और एनआईए को जो जांच सौंपा गया था वो हत्या और षड्यंत्र की दिशा में उनको जांच करनी थी। ये जो जांच है ये राज्य सरकार की अधिसूचना के तहत जो 9 बिंदु तय किए गए थे उन पर रिपोर्ट 30 दिन के भीतर सबमिट करना था। बड़ा स्पष्ट रूप से इसमें उल्लिखित है कि अधिसूचना के प्रकाशन के 3 माह के भीतर जांच पूरा करके शासन को रिपोर्ट सौंपेगी। शासन का तात्पर्य दीपेश जी ये होता है कैबिनेट, न कि राजभवन। दूसरी बात, जब सरकार बदली, हमारी सरकार आने के बाद में 21 जनवरी 2021 को
9 बिंदु जो पहले थे उसके अतिरिक्त 8 बिंदु और जोड़ा गया। उसके बाद में लगातार इस जो न्यायिक कमेटी है इसका जो कार्यकाल बढ़ता रहा। आखिरी बार हमारी सरकार ने जून 2021 में अंतिम अवसर के रूप में 30 सितंबर तक की तिथि निर्धारित की जांच रिपोर्ट के लिए। उसके बाद 23 सितंबर को माननीय जांच आयोग ने, जो प्रशांत मिश्रा जी की के एकल कमेटी थी, उसके द्वारा 23 सितंबर को यह मांग किया गया कि जांच प्रक्रिया अभी बाकी है, पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए अतिरिक्त समय बढ़ाया जाए। उस समय यह भी तथ्य सामने आए कि 5 जो गवाह हैं जो घायल थे उस हमले में, उनका बयान नहीं लिया गया। पीड़ित परिवारों के द्वारा जो आवेदन आए थे उन पर भी अभी बयान लेना बाकी था। और अचानक 11 अक्टूबर को सुनवाई खत्म कर दी जाती है। जो तकनीकी गवाह थे उनको भी नहीं बुलाया गया। तो जब जून में ही आपको इस आयोग पर विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, तब फिर कार्यकाल नहीं बढ़ाना था। एक चीज, दूसरी चीज, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया सुरेंद्र जी। मेरा सवाल ये है कि अब नए सदस्य आपने जोड़ दिए हैं, अध्यक्ष नए बना दिए हैं, अब कांग्रेस की जैसी मंशा थी वैसी जांच हो पाएगी ना? दीपेश जी, ये सामान्य प्रक्रिया है, संवैधानिक दायरे के भीतर किया गया है। जो न्यायिक आयोग बैठती है और ये सिटिंग जज हैं, इनका ट्रांसफर हैदराबाद हो चुका है। जो हाईकोर्ट के ही रिटायर्ड जज हैं, उनका जो प्रक्रिया है, जो जांच अधिनियम 1952 की धारा 3 में जो शक्ति राज्य सरकार को निहित है, उसी के तहत किया गया है। ठीक है, उसी के तहत किया गया। अब एक और चीज बता दीजिए सुरेंद्र जी कि जो जांच रिपोर्ट सौंपी गई है, उसी जांच रिपोर्ट को राज्यपाल से लेकर आगे बढ़ाएंगे, उसे ही संशोधित करेंगे, उसमें ही इन 3 बिंदुओं को ऐड करके आगे रिपोर्ट तैयार करेंगे, या फिर नए सिरे से जांच होगी? देखिए दीपेश जी, जो जांच रिपोर्ट सौंपा गया है वो माननीय महामहिम को जो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है, न तो वहां से कोई जांच रिपोर्ट के संदर्भ में सरकार को सूचना है। और मूल बात, इस रिपोर्ट पर कार्रवाई जो करनी है वो विधानसभा के पटल पर रखा जाना है, राज्य सरकार को करनी है। तो हमारी तो यही मांग है कि महामहिम जो है वो तत्काल अविलंब बिना टीका टिप्पणी के उस रिपोर्ट को सौंपे। और जो आगे का काम है, यदि जांच रिपोर्ट कंप्लीट नहीं है तो वो देखने का काम जो है, तो जो देखने का जिम्मा है। अभी जो आपने आयोग में 2 सदस्य ऐड किए हैं, उनको क्या बोला है, क्या करना है उस आयोग को? अब ये जो नया आयोग बना है वो नए सिरे से जांच करेगा, नए सिरे से तथ्यों को तलाशेगा, या फिर उसी जांच को आगे बढ़ाएगा? ये तो स्पष्ट करिए ना सर। दीपेश जी, इस संदर्भ में जो 2 अधिसूचनाएं जारी हुई है पूर्ववर्ती रमन सरकार के जो द्वारा जो 9 बिंदु तय किए गए, उसके बाद जो 21 अगस्त 2021 को 8 नए बिंदु तय किए गए हैं, वो उसमें शामिल रहेंगे। उसके साथ ही जो 3 अन्य बिंदु इस नोटिफिकेशन में जारी हुए हैं कि पीड़ितों को समुचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराया गया या नहीं, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए थे, और अन्य बिंदु और एक्सपर्ट का कमेंट जो परिस्थितियों के अनुसार जो आयोग तय करेगा, ये पूरी तरह से स्वतंत्र है। ये जो न्यायिक आयोग बना है ये तय करेंगे उसमें यदि कोई अतिरिक्त बिंदु आवश्यकता हो जांच के संदर्भ में। तो मतलब मेरा फिर सवाल सुरेंद्र जी यहीं पर है कि क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि आपकी नेताओं की मृत्यु किस वजह से हुई उसका खुलासा हो, या फिर अब इसको और आगे बढ़ाते रहें? अब नया आयोग वो नए सिरे से जांच करेगा, फिर 8 साल खिंच जाएंगे, 10 साल खिंच जाएंगे, जो सच है वो दबा रह जाएगा। दीपेश जी, ये टाइम बाउंड आयोग था। मैं आपके माध्यम से फिर से कहना चाहूंगा, जब इसकी अधिसूचना माननीय रमन सिंह जी के कार्यकाल में 2013 में क्या इसकी गारंटी आप देंगे कि ये 6 महीने का जो कार्यकाल आप लोगों ने नए इस आयोग का बनाया है वो 6 महीने में पूरा कर लेगा? कौन देगा? जिस प्रकार से दीपेश जी, जिस प्रकार से पहले दिन से ही झीरम मामले में जांच की दिशा को भटकाने का काम तत्कालीन रमन सरकार के द्वारा किया गया, उसी से व्यतीत होकर जो दूध का दूध और पानी का पानी करना हमारा बोल रहा हूं ना कि अब अगर 8 साल के इंतजार के बाद वो रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, ठीक है आपके पास नहीं आई, राज्यपाल के पास चली गई, आप उसे ले लीजिए, संविधान में अधिकार मुख्यमंत्री को दिए हुए हैं, कैबिनेट से उसकी समीक्षा करा लीजिए। उसके बाद अगर आपको उसमें कोई संशय लगता है, आपको लगता है कि यह जांच सही नहीं हुई, तब आप उस आयोग को खारिज करके नया आयोग बना देते। तब तक का तो इंतजार क्या होता? ये हमारा कहना नहीं है, ये माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा जी ने ही 23 सितंबर को समय बढ़ाने का अनुरोध किया था, और उन्हीं का यह कथन था कि जांच कंप्लीट नहीं है। तो ये जो नए नियुक्त किए गए हैं, ये माननीय जो न्यायमूर्ति दोनों अग्निहोत्री साहब और जो
सदस्य हैं वो तय करेंगे। उसमें यदि कमी रही है, उसमें जांच इनकम्प्लीट है, यदि उसको पूरा करना है, किसी की गवाही बची है, कुछ और काम बाकी है, तो वो उसको पूरा करेंगे। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अनुराग जी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग जी, क्या ऐसा तो नहीं कि जो एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी गई उसकी एक कॉपी बीजेपी कार्यालय में भी पहुंची हो? जो प्रदेश अध्यक्ष ये कहते नजर आ रहे हैं कि इसमें कांग्रेस के मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए उनकी संलिप्तता को छुपाने के लिए कांग्रेस नया आयोग बना रही है। रिपोर्ट आपके पास भी है क्या सर? दीपेश जी, क्या इस बात को आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि कोई रिपोर्ट किसी पार्टी के कार्यालय में हो सकता है? आप भी जानते हैं ये क्रिटिसिज्म है। तो फिर ये सवाल कैसे उठ रहा है सर? फिर जो रिपोर्ट बंद है, जिस रिपोर्ट को राज्यपाल ओपन नहीं कर सकती है, उसकी इंफॉर्मेशन बीजेपी के पास कैसे? कहां से बीजेपी के पास उसकी इंफॉर्मेशन है? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या कहा जब लगातार कांग्रेस सवाल उठाई माननीय न्यायाधीश महोदय के निर्णय पे, न्यायाधीश महोदय की बुद्धि विवेक पे और राज्यपाल महोदय की बुद्धि विवेक पे सवाल उठाई कि परंपरा से हटके न्यायाधीश महोदय ने जो रिपोर्ट शासन को सौंपनी चाहिए वो रिपोर्ट उन्होंने राज्यपाल को सौंपी। तब जब कानूनविदों की सलाह ली गई, और ये कानूनविद भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस की नहीं, ये कानूनविद है, बल्कि कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश दुबे जी ने भी ये बात कही कि उसमें धारा 164 में और हाईकोर्ट के एक आदेश के तहत ये नियम है कि अगर उस रिपोर्ट में सरकार के किसी नुमाइंदे का उल्लेख है, शब्द को देखिएगा, उल्लेख है, दोष देना आवश्यक नहीं है, तो चाहे तो आयोग उस रिपोर्ट को राज्यपाल को सौंप रख सकती है। तो जब इनकी अकुलाहट जो देख रही इस रिपोर्ट को देखकर, तो ऐसा लग रहा है कि क्या ये संभावना है, मैं बार-बार जो चीज आप कह रहे हैं वही चीज मैं भी कह रहा हूं, क्या ये संभावना है? आप उसको मोल्ड करके कह देते हैं, मैं उसको डायरेक्ट कह रहा हूं। सवाल तो सवाल है सर, आप उसे घुमा करके पूछिए या सीधे पूछ लीजिए। दीपेश जी, जो सच आप जानना चाहते हैं, जो सच पूरी जनता जानना चाहती है, जो सच उस झीरम के पीड़ित जानना चाहता है, वही सच भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती है। तो सर ये सच बीजेपी पिछले इतने लंबे वर्षों से क्यों नहीं उजागर कर पा रही थी? क्यों बार बार उस आयोग का कार्यकाल क्यों बार बार बढ़ा दिया जाता था सर? यही तो महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, तो दीपेश जी, आप ये कहते हैं किसी आयोग को रिपोर्ट को देने के लिए हम बाध्य करें या कोई भी सरकार बाध्य करे? जो एक नियम होता है, किसी आयोग को, किसी न्यायाधीश को स्वतंत्र जांच करने के लिए रिपोर्ट दी जाती है, उसे बाध्य नहीं किया जाता। उनको जब मर्जी होती है तब वो रिपोर्ट देते हैं। कोई सरकार को किसी को रिपोर्ट देने के लिए बाध्य करेगी अब तब तक बात सर, फिर भले सालों साल साक्ष्य मिटते चले जाएं। सर यही तो होता है ना, इसीलिए तो 6 महीने या 3 महीने का कार्यकाल तय होता है कि आप लोग जल्दी से जांच करिए ताकि साक्ष्य ना मिट जाए। दीपेश जी, एक बात आप समझिएगा, जितने भी रिपोर्ट डेट आगे बढ़ाया गया कानून के अंदर बढ़ाया गया। और एक बात आप समझिए और मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, अब छत्तीसगढ़ की जनता और झीरम के पीड़ित समझ गए हैं कि उसे न्याय नहीं मिलना है और झीरम का सच सामने नहीं आना है, क्योंकि झीरम का सबसे बड़ा सच तो मुख्यमंत्री की जेब में है, जो विभिन्न मंचों में और विधानसभा में उन्होंने कहा कि झीरम का सच मेरे जेब में। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, झीरम का जो सच है, झीरम का वो सबूत है, वो जनता को नहीं दिखा रहे। तो सर पुराना आयोग नहीं सुन रहा होगा, अब नया आयोग बना गया, वो जेब से रिपोर्ट में आ जाएगा। आयोग के पास तो ये गए नहीं, पुराने आयोग के पास गई नहीं। और जो प्रश्न आपने कहा माननीय वर्मा जी से आपने पूछा, उस प्रश्न का उत्तर हम भी जानना चाहते हैं कि उसमें ऐसी क्या बात है, अगर कोई चीज आई है उसको पढ़ लेते, उसमें लगता है संतोषजनक नहीं है, तो ये तो सरकार का विशेषाधिकार था कि उसको रद्द कर सकते थे, नया आयोग बना सकते थे। उसके अंदर ऐसी क्या चीज है जिसको छुपाने के लिए बार बार भूपेश जी कह रहे हैं वो अधूरी रिपोर्ट है, उसको छुपाने के लिए उन्होंने 2 लोग ने उसमें शामिल कर दिए, वो भी तब जब वो रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है। मतलब अगर रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई है तो वो रिपोर्ट का कार्यकाल खत्म हो गया है, वो क्लोजर रिपोर्ट है। उसके बाद नए लोगों की नियुक्ति, मतलब ये विधानसभा में नहीं लाने का विभिन्न प्रकार का प्रपंच है। और एक बात आप समझिएगा सर, पहले तो ये रिपोर्ट को आना ही मुख्यमंत्री या फिर सरकार के पास या सामान्य प्रशासन विभाग के पास था या चीफ सेक्रेटरी के पास आनी चाहिए थी। वो रिपोर्ट अगर राज्यपाल के पास जा रही है तभी परंपरा टूटती दिखाई दी। मतलब दीपेश जी, आप भी कहीं ना कहीं माननीय न्यायाधीश महोदय की अवमानना करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनकी बुद्धि पे आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं, बिल्कुल नहीं उठा रहा हूं सर। जो आयोग के पास अधिकार है वो अधिकार अगर बदल रखे हैं तो फिर सवाल तो उठता है। एक छोटी सी बात दीपेश जी, एक छोटी सी बात, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी पे कतई नहीं उठता है। माननीय न्यायाधीश महोदय के अगर योग्यता पे आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो माननीय न्यायाधीश महोदय बिल्कुल नहीं लगा रहा हूं सर। आप लोग पहले भी यही कहते थे, जिस दिन ये रिपोर्ट सौंपी गई उस दिन बीजेपी का यही स्टेटमेंट था कि ये रिपोर्ट किसी भी के भी पास गई हो, सच सामने आना चाहिए, राज्यपाल को सौंपी हो या फिर सरकार को सौंपी हो। मैंने तो यहां तक ये भी कहा था कि अगर वो गार्जियन हैं, उन्हें रिपोर्ट गई तो फिर दिक्कत क्या होनी चाहिए। आदरणीय, हम तो वही कह रहे हैं, लेकिन आप लगातार प्रश्न क्या उठा रहे हो, वो सौंपी क्यों गई? तो इसका जवाब माननीय न्यायाधीश महोदय जी देंगे।
या तो माननीय राज्यपाल महोदय देंगे, भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब कैसे देगी? आप राज्यपाल महोदय से माननीय अगर न्यायाधीश अभी जो महोदय आयोग की बना, रिपोर्ट कहां ठीक है तक सर, गई? देखते हैं अभी वर्तमान भविष्य परिस्थिति में ये जो आयोग जी। बना है इसकी रिपोर्ट को लेकर किस तरह के सवाल खड़े हुए हैं। मैं आपको पिछला भी रिकॉर्ड बताऊंगा कि कब कब रिपोर्ट किस तरह से आयोगों देखिए, को मैं गठन एक किया बड़ी गया, बात- उनकी मैं- रिपोर्टें मैं किस एक बात किसके पास बताता गई हैं। मैं लौट रहा हूं आपके पास। देवेंद्र सर बिल्कुल बहुत देर से लौटिएगा। इंतजार कर रहे हैं। मैं देवेंद्र सर, एक महत्वपूर्ण सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जिस आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली, उस आयोग को अपनी रिपोर्ट को अगर चीफ सेक्रेटरी या फिर सामान्य प्रशासन विभाग या शासन को सौंपना था, वो अगर राज्यपाल को सौंप रहा है, चूंकि राज्यपाल गार्जियन होती है सरकार की, तब भी क्या परंपरा टूट रही है? और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल यहां पर यह है कि अगर आयोग अपनी रिपोर्ट बना चुका है, उस आयोग का कार्यकाल खत्म हो चुका है, उसके बाद नए सदस्य उस आयोग में जोड़ देना, यह भी क्या परंपरा टूटती हुई नजर आती है? देखिए, ऐसा है कि जो जांच आयोग गठित होता है, ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के अंतर्गत होता है। मैं थोड़ा सा इसको एक संक्षेप में थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूँगा, ताकि इसकी क्लॉज 3 है जी। वो क्लॉज 3 की सब क्लॉज 1, 2, 3, 4 बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत आयोग का गठन होता है, उसका प्रतिवेदन होता है, उसकी रिपोर्ट होती है और सब होता है। तो आयोग का गठन सब क्लॉज 3 की सब क्लॉज 1 के अंतर्गत हुआ। सरकार इसकी परंपरा का प्रश्न नहीं है, क्योंकि परंपरा तो तब होती है जब कोई नियम नहीं होता, जब कोई लॉ नहीं होता, तब परंपराएं होती है। यदि लॉ है तो लॉ के हिसाब से पूरी कार्रवाई होना चाहिए। और क्योंकि इस आयोग का गठन सरकार ने किया था, इसलिए मेरा मत है ये कि इसकी रिपोर्ट सरकार को ही जानी चाहिए। गवर्नर चाहे सर्वोच्च होते हों, निश्चित तौर पर उनके प्रति पूरा सम्मान है, लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि लॉ के प्रावधानों के विपरीत किसी प्रकार की कार्रवाई की जाए और हम कहें कि क्योंकि गवर्नर का सम्मान है और क्योंकि न्यायाधीश की अवमानना नहीं होनी चाहिए और इसलिए हम उसकी विवेचना ना करें। हम निश्चित तौर पर उसकी विवेचना कर सकते हैं कि क्या क्या होना चाहिए था अंडर द लॉ। तो जब आयोग का गठन सरकार ने किया तो उसकी रिपोर्ट सरकार को आनी चाहिए, और उस लॉ में ये भी प्रावधान है कि सरकार के पास जब ऐसी रिपोर्ट आएगी तो 6 महीने के अंदर, मैक्सिमम 6 महीने के अंदर वो विधानसभा के पटल पर रखेंगे उसके एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ में। तो ये तो प्रावधान है। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ है और यदि सरकार को रिपोर्ट नहीं सौंप के यदि राज्यपाल को सौंपी है, तो आखिर वो क्या परिस्थितियां होगी जिसके अंतर्गत राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी गई होगी। तो पहली जो बात है, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी के भी बयान आ रहे हैं कि 21 तारीख को उन्होंने कहा था कि अभी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है, और 21 तारीख की जो आज जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें भी इस बात का उल्लेख है कि समयावधि बढ़ाने का अनुरोध किया था, क्योंकि समयावधि 30/9 को समाप्त हो गई इस आयोग की। यदि 30/9 को समाप्त हो गई तो क्या शासन के पास में इतना समय नहीं था कि उसकी समयावधि बढ़ाते? क्योंकि जब तक यदि समयावधि नहीं बढ़ाई तो फिर जांच आयोग का अस्तित्व है या नहीं है, ये भी प्रश्न चिन्ह की बात है। क्योंकि समयावधि के बाद में तो एक निश्चित समयावधि के लिए था वो रिपोर्ट, और निश्चित समयावधि में यदि रिपोर्ट नहीं आई है तो उसके बाद के जो 1 महीने और 11 दिन निकल गए, तो ये 1 महीने और 11 दिन तक क्या होता रहा। इस बीच मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि क्योंकि रिपोर्ट अभी किसी ने देखी नहीं है, रिपोर्ट केवल उसके अध्यक्ष, जांच आयोग के अध्यक्ष और गवर्नर के बीच की बात है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन पूरा नहीं किया है। ऐसा मैं मान रहा हूं कि शायद जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन पूरा नहीं किया क्योंकि उसकी समयावधि बढ़ाई नहीं गई। इसलिए जैसी भी स्थिति में वो 30/9 को प्रतिवेदन रहा होगा, जैसा कि मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि मुझे ये बताया था कि जांच रिपोर्ट अभी पूरी नहीं हुई है, तो शायद जिस स्थिति में 30/9 को होगी, जो कि अंतिम दिन था इस जांच आयोग का, उसके बाद समयावधि सरकार ने नहीं बढ़ाई, वैसी रिपोर्ट जांच आयोग के अध्यक्ष ने ये उपयुक्त समझा होगा संभवतः कि गवर्नर को सौंप दी जाए। लेकिन मेरा इसमें भी ये मत है कि यदि ऐसी भी स्थिति थी, अधूरी थी, पूरी नहीं हुई थी, तो ये रिपोर्ट तो निश्चित तौर पर सरकार को ही सौंपी जानी चाहिए। लेकिन क्या वर्मा सर, अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, नए सदस्य जांच आयोग में जोड़े गए हैं, अब वो अगर ऐसी स्थिति थी कि रिपोर्ट अधूरी है तो अब वो राज्यपाल से उस रिपोर्ट को वापस लेंगे और फिर उसमें ये 3 बिंदु जो सरकार ने नए
आदेश में ऐड किए हैं उसे अब उस बिंदुओं पर जांच आगे बढ़ाएंगे? क्या यही होगा या फिर नए सिरे से जांच? ये जो अधिसूचना आज भी जो अधिसूचना जारी की है वो बहुत स्पष्ट है कि वही जांच आयोग भी है। एक तरफ कह रहे हैं कि वही जांच आयोग है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नए बिंदु जोड़ दिए गए हैं। बहुत अस्पष्ट है, बहुत एम्बिग्यूटी है आज की अधिसूचना में भी। उसमें कुछ समझ नहीं आता कि वास्तव में वही आयोग है या उसमें सदस्य जोड़े हैं, क्योंकि सदस्य तो तब जोड़ेंगे ना जब जांच आयोग अस्तित्व में होगा। बिल्कुल, यही बड़ा 30/9 के बाद में यदि जांच आयोग नहीं है, क्योंकि उसकी समयावधि समाप्त हो गई। जब समयावधि समाप्त हो गई अर्थात अब वो जांच आयोग कार्यरत नहीं है। जब वो कार्यरत नहीं है तो फिर उसमें और सदस्यों को कैसे जोड़ सकते हैं जी, क्योंकि जांच आयोग है ही नहीं। तो ये सारी आज की अधिसूचना भी सरकार की बहुत एम्बिग्यूटी वाली है, मतलब उसमें कहीं कुछ स्पष्ट नहीं आ रहा। यदि आप उसको पढ़कर देखेंगे तो कहीं कुछ स्पष्ट नहीं है। सरकार भी ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने एक तय तो किया, एक निर्णय तो लिया कि हमें कुछ बिंदु को जोड़ते हुए वो करना है, लेकिन उसमें वो कुछ कंफ्यूज हो गई, मुझे ऐसा लगता है। ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा बचते हुए अधिकारियों ने अब पुराने आयोग को खारिज भी नहीं किया और नए आयोग का गठन भी कर दिया। ये थोड़ा सा एक बैलेंस नहीं, देखिए नए आयोग का नई अधिसूचना में नए आयोग का गठन का कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन उसे माना ये जा सकता है क्योंकि पुराने ही आयोग में सदस्य सम्मिलित किए हैं। बिल्कुल, तो नया आयोग कहाँ होगा जी? नया आयोग तो नहीं होगा। लेकिन इसमें निश्चित तौर पर बहुत चूक हुई है, सरकार की तरफ से काफी चूक हुई है इसमें। एक तो समयावधि बढ़ाई जानी चाहिए थी, नंबर 1। अच्छा, एक और चीज देवेंद्र सर, मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो टाइम लिमिट में जांच की बात होती है वो आखिर बढ़ती क्यों चली जाती है? क्या ये नहीं लगता है कि अधिकारियों को भी इसमें एक संज्ञान लेना चाहिए कि अगर ये टाइम लिमिट दी है तो उस टाइम लिमिट में ये जांच कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ऐसे में तो साक्ष्य मिटते चले जाते हैं। नहीं, देखिए निश्चित तौर पर जांच रिपोर्ट के प्रतिवेदनों का महत्व भी तब है जब वो एक निश्चित समयावधि में आए। आज 8 साल के बाद में ये जांच आयोग का प्रतिवेदन आ रहा है, तो उसकी जो समय का जो संदर्भ रहता है वो धीरे धीरे उसका महत्व बहुत कम हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। जब भी जांच आयोग बनता है, ये तो न्यायिक जांच आयोग था, दूसरे भी जो जांच आयोग बनते हैं तो उसमें वो समयावधि बढ़ाते रहते हैं और 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने का समय बढ़ाते हैं और वो 8-8, 10-10, 15-15 साल चलता रहता है। और जो निष्कर्ष निकल कर सामने आना चाहिए वो निकल कर सामने आ नहीं पाता है। अनुराग जी संक्षेप में अपनी बात रखिए, उसके बाद सुरेंद्र वर्मा जी, समय का अभाव है। अनुराग जी। वर्मा जी से पूछना चाहूंगा, माननीय कर्नाटक सरकार और केंद्र सरकार के एक मामले में 9 सदस्यीय खंडपीठ ने ये व्यवस्था दी थी कि अगर किसी रिपोर्ट में सरकार के किसी सदस्य का उल्लेख होता है तो वो राज्यपाल को सौंपना चाहिए। क्या ये सही है? क्योंकि ये किसी कानूनविद ने ही कहा था। दूसरा जो बात आपने उठाई कि अगर राज्यपाल को कानूनविद ने, माननीय न्यायाधीश महोदय ने सौंप दिया है तो उसके कानूनी पहलू क्या है? क्या उसमें नया आयोग का गठन हो सकता था? मतलब ये दो चीजें थोड़ा सा जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा वर्मा जी। ठीक है, मैं उसका जवाब लेने की कोशिश करूंगा, चूंकि समय अभाव है। सुरेंद्र जी अपनी बात नहीं, इसलिए बोल रहा हूं इसके आधार पर डिबेट होगा वर्मा जी, समय का अभाव है। सुरेंद्र जी अपनी बात कंप्लीट करिए। अनुराग जी के तीनों बात का मैं प्रतिवाद करता हूं। पहली बात, इन्होंने कहा कि संविधान के 164 अनुच्छेद में ये वर्णित है, ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। संविधान में इस प्रकार का उसको तो वर्मा जी को बताने दीजिए ना। सुन लीजिए। दूसरी बात वर्मा जी को बताने दीजिए। कर्नाटक का मामला, जो कर्नाटक का इन्होंने उदाहरण दिया, कर्नाटक सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था और उस भ्रष्टाचार की जांच की रिपोर्ट उसी सरकार को सौंपना, ये पूरी तरह से अव्यवहारिक है। ठीक है सुरेंद्र जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। 6 महीने में जांच कंप्लीट हो जाएगी सुरेंद्र जी? निश्चित रूप से हमारे घोषणा पत्र में भी। ठीक है सर, देखते हैं खुलासा क्या होता है। अब ये जांच आगे तो नहीं बढ़ती है और ये जो विरोधाभासी स्थिति नजर आ रही है वो भी स्पष्ट होनी चाहिए। समय का अभाव है सर, मैं इससे ज्यादा वक्त दे नहीं पाऊंगा। संवैधानिक जो स्थिति है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। बेहद महत्वपूर्ण यह मसला था, लेकिन इस पर राजनीति होती नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि स्पष्ट तौर पर खुलकर क्या सामने आता है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना की दीजिए इजाजत। नमस्कार।